हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अयोध्या राम मंदिर में भगवा ध्वज फहराया। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जुबिन की मौत पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक को एनएसए के तहत हुई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका में शामिल होने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश होते हुए सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा। एयर इंडिया ने उड़ानों को रद्द कर दिया है और अपने विमानों की सुरक्षा जांच शुरू की है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के हालिया विस्फोट से उठी राख उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये राख के बादल भारत के पश्चिमी हिस्सों की ओर बढ़ रहे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि ओटावा भारत के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। दोनों देशों को उम्मीद है कि वे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कनाडा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में भारत का 7वां सबसे बड़ा साझेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या केंद्र हमें बहुत हल्के में ले रहा है? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह जांचने का फैसला लिया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र ने शीर्ष अदालत के 2020 के फैसले का कितना पालन किया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में एसआईआर करने वाले अधिकारियों को दी जा रही धमकियों पर चिंता जताई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि झारखंड के एक मंत्री ने कथित तौर पर कहा है कि जो भी निर्वाचन आयोग का बूथ स्तरीय अधिकारी लोगों से जानकारी एकत्र करने आए, उसे बंधक बना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अन्यायपूर्ण कारावास के मामलों में राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में ऐसे पीड़ितों के लिए आर्थिक राहत के साथ परामर्श, आजीविका सहायता और सामाजिक पुनर्वास जैसी व्यवस्था करने की मांग की गई है। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है। नेवी को मिला अपना साइलेंट हंटर, 80% स्वदेशी आईएनएस माही। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने इस युद्धपोत को लॉन्च करते हुए कहा कि मल्टी डोमेन युद्ध के दौर में सशस्त्र बलों की सच्ची ताकत उनकी आपसी समन्वय में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर भारत की रणनीतिक शक्ति की त्रिमूर्ति बनाते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केरल की एलडीएफ सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और पेंशन फॉर्म्स के वितरण के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी है। बीजेपी केरल महासचिव एस सुरेश ने स्त्री सुरक्षा पेंशन फॉर्म्स के प्रसार की आलोचना करते हुए कहा कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है। भारत निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को बैठक के लिए बुलाया है। ईसीआई ने बताया कि तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने पार्टी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए भेंट का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह बैठक तय की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया। स्पीकर विश्वजीत डैमरी की अनुमति के बाद श्री शर्मा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक से अधिक विवाह की प्रथा पर कानूनी रोक लगाना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन शांति योजना में सुधार की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय समझौते को लेकर फैसला केवल यूक्रेन ही कर सकता है और यह अधिकार किसी अन्य देश या नेता के पास नहीं होना चाहिए। चीन ने शेंझोउ 22 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में सहायता करना है। यह यान वर्ष 2026 में इस्तेमाल किया जाएगा। उन तीनों अंतरिक्ष यात्राओं द्वारा जो 1 नवंबर को तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। एसआईआर के कारण बांग्लादेश की ओर रिवर्स माइग्रेशन की रिपोर्टों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जमीनी हालात का आकलन करने के लिए ट्रेन से मुर्शिदाबाद का दौरा किया। राज्यपाल ने उत्तर
24 परगना जिले में हकीमपुर बॉर्डर चौकी का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी ली। दलित संघर्ष समिति ने कहा कि आरएसएस को यह समझना चाहिए कि अनुमति संविधान से मिलती है, जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं। अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार आरएसएस को संविधान और कानून का पालन करना पड़ा, जब कोर्ट के निर्देशों के तहत 16 नवंबर 2025 को चित्तापुर में उसकी रूट मार्च की अनुमति दी गई। ध्वज फहराने के समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान कई लोगों ने तिरंगा हाथ में लिया हुआ था, जबकि कुछ के पास कमल चिन्ह वाले बीजेपी के झंडे थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब आगे बढ़ा तो पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीजा को लेकर नजरिया सूक्ष्म और सामान्य समझ पर आधारित है। बयान में कहा गया कि ट्रंप यह देखना चाहते हैं कि यदि विदेशी कंपनियां अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश कर रही हैं और अपने साथ विदेशी कामगारों को ला रही हैं, तो ये बैटरियों जैसे अत्यंत विशेष उत्पादों का निर्माण करने में कितना योगदान दे रही हैं। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि देश के पूर्वी हिस्सों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने कुनूर और पख्तिका प्रांतों में भी छापे मारे, जिनमें 4 आम नागरिक घायल हुए हैं। ताइवान के प्रीमियर ने कहा चीन में वापसी ताइवान के लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान एक पूर्ण रूप से संप्रभु और स्वतंत्र देश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी आदेश में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले की समीक्षा करें और संभावित घोषणा के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने म्यांमार के नागरिकों के लिए यूएस का प्रोटेक्टेड स्टेटस समाप्त कर दिया है। इस फैसले का असर लगभग 4000 लोगों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के तहत रह रहे थे। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी रोस्तोव क्षेत्र की मेयर स्वेतलाना काम्बुलेवा ने दी। भारत को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली में 2030 के खेलों की होस्टिंग अधिकार औपचारिक रूप से मिलने वाले हैं। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इस बार यह मल्टी स्पोर्ट इवेंट अहमदाबाद में आयोजित होगा। बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने दमदार खेल दिखाया, लेकिन बेल्जियम ने 3-2 से जीत दर्ज की। भारत के लिए अभिषेक और सिलानंद लकड़ा ने गोल किए, जबकि रोमन डुवेकोट और निकोलस डे केरपेल ने बेल्जियम को बढ़त दिलाई। अब भारत अपना अगला मुकाबला 26 नवंबर को मलेशिया से खेलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। मंत्री मंडाविया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने खेल विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। दानिल मेदवेदेव और रोहन बोपन्ना वर्ल्ड टेनिस लीग की भारत में होने वाली पहली शुरुआत के लिए एक साथ टीम बनाएंगे। लीग ने सभी टीमों की संरचना जारी की। इस बार डेनिस शापोवालोव, एलिना स्वेतोलिना, निक किर्गियोस, गायल मेनफिस और पौला बाडोसा जैसी दिग्गज खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। अमेज़न ने अमेरिका सरकार के लिए एआई और सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $50 अरब तक निवेश करने का वादा किया है। टेक कंपनियां जैसे ओपनएआई, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में अरबों डॉलरों का निवेश कर रही है। गूगल और एक्सेल मिलकर भारतीय एआई स्टार्टअप्स को देंगे समर्थन। गूगल और एक्सेल ने भारत में एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और ओपनएआई जैसी कई अमेरिकी टेक कंपनियों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में तेजी से निवेश बढ़ा दी है। ओटावा भारत के साथ $2.8 अरब के यूरेनियम समझौते के करीब है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो कनाडा अगले 10 वर्षों तक भारत को यूरेनियम भेजेगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस मिशन नामक
एक नए एआई प्रोजेक्ट पर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के तहत ट्रंप ने संघीय सरकार को निर्देश दिया है कि वह वैज्ञानिक डेटा साझा करे और एआई का व्यापक उपयोग करे। सितंबर 2025 में भारत का नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार दूसरे महीने नकारात्मक रहा, क्योंकि विदेशी निवेश के मुकाबले निवेश की वापसी और बाहरी निवेश अधिक रहा। हालांकि सकल एफडीआई प्रवाह मामूली बढ़ा, लेकिन बहिर्विवाह अधिक होने से लगभग 2.37 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया गया। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी किया गया है। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 15 फरवरी को कोलंबो में होगी। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा और पाकिस्तान अपनी सभी मैच कोलंबो या कैंडी में खेलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी प्रतिष्ठित सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का नेतृत्व। कार्यक्रम के तहत भारत के संविधान को 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में विधि मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे डिजिटल रूप से लॉन्च किया जाएगा। कर संग्रहण प्रक्रिया करदाताओं के लिए न्यूनतम असुविधा के साथ सहज होनी चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। उन्होंने कर संग्रहण को सुगम बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की भी अपील की। पीयूष गोयल ने कहा, छोटे व्यापार अपराधों को गैर अपराध घोषित करने के लिए जन विश्वास कानून के तीसरे संस्करण पर काम जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रालय ने लगभग 275 से 300 प्रावधानों की पहचान कर ली है, जिन्हें गैर अपराध किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में चांदपाड़ा से मतुआ समुदाय के केंद्र ठाकुर नगर तक एंटी एसआईआर मार्च निकाला। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित बनगांव में एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करने के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो द्वारा शुरू की गई यह पदयात्रा ठाकुर नगर के धाकुरिया स्कूल पर समाप्त होगी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यह देखने को उत्सुक है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला अगला भारतीय पुरुष होगा या महिला, और जो भी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है उसे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। नवगठित बिहार मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का निर्णय लिया। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को बैक एंड हब और वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस अबू धाबी में शांति वार्ता कर रहे हैं, जबकि कीव पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बारिश हो रही है। इस हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए। माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर उपयोग के लिए नया स्मॉल लैंग्वेज मॉडल फेरा 7B लॉन्च किया है, जिसे कंप्यूटर यूज एजेंट मॉडल कहा जा रहा है। कंपनी के अनुसार यह मॉडल माउस और कीबोर्ड जैसे इंटरफेस का उपयोग कर बड़े एआई सिस्टम जितना उन्नत प्रदर्शन कर सकता है। अमेज़न इंडियाना में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $15 अरब का निवेश करेगी। कंपनी के अनुसार यह नया प्रोजेक्ट पिछले वर्ष घोषित $11 अरब के निवेश के अतिरिक्त होगा और क्षेत्र में 2.4 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तकनीक अपनाकर सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के निर्देश दिए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बेहतर सेवा प्रदर्शन करने और डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सभी सरकारी विभागों को डेटा लेक से जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई सेना अधिकारी सैमुअल कॉम्बलेसन की सेवा समाप्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी और उसके आचरण को सैनिकों का अपमान बताया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार करना किसी सेना अधिकारी द्वारा अनुशासनहीनता का सबसे गंभीर रूप है। एमिरेट्स एयरलाइंस अपनी $5 अरब की कैबिन मेकओवर योजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा विमान रेट्रोफिट मिशन शुरू कर रही है। सप्लाई चेन में देरी के कारण जब एयरलाइंस को पुराने विमान अधिक समय तक उड़ाने पड़ रहे हैं, ऐसे में एमिरेट्स अपने जेट्स को नई कैबिन और आधुनिक सुविधाओं से अपडेट करने का काम तेजी से कर रही है।
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे प्रकाश, जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पहली बार नीतीश कुमार कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री बने हैं। बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य हुए मंत्री बने प्रकाश ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि उनके पिता उन्हें राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका देंगे। हिमाचल प्रदेश में SEC के साथ जारी विवाद के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। यह निर्देश चुनावों से पहले किसी भी अंतिम समय की प्रशासनिक पुनर्संरचना को रोकने के लिए एक एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वज फहराया और कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए तथा गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना होगा। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण उत्सव के तहत आयोजित किया गया, जो राम मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया। भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से हैमर एयर टू ग्राउंड हथियारों का निर्माण करेंगे। भारत ने 2020 में चीन के साथ तनाव के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों को लैस करने के लिए इस हथियार प्रणाली का ऑर्डर दिया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।